हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहले परिचय देख लेते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य है जो पहले दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था पुराने ज़माने में। तो पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य बना ही नहीं था, मध्य प्रदेश राज्य था। तो मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो अभी वर्तमान में क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़, तो उस क्षेत्र को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को हुआ। कैसे हुआ? मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य क्या होगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण क्यों किया गया? इसका मुख्य कारण ये है कि आदिवासियों की ज़मीनों को अलग से पहचान हो सके, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का मांग किया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य भारत संघ में 26वें नंबर में शामिल हुआ, अर्थात कई राज्य बने भारत संघ में, भारत देश में। तो 26वें नंबर के क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल किया गया और भारत संघ में शामिल किया गया। और दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? तो कलचुरियों ने शासन किया था छत्तीसगढ़ राज्य में। और यह क्वेश्चन बार बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण कैसे हुआ। दोस्तों, इसका कई मत है, कई इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए, जिनमें से छत्तीसगढ़ का जो मत है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजपूत साम्राज्य के समय 18 गढ़ थे, यही मत सर्वमान्य है। लेकिन हम देख लेते हैं 3 तरह से नामकरण दिया गया। देखिए, ब्रिटिश इतिहासकार जे.बी. बेगलर का कहना था कि इस क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़ का वास्तविक नाम था छत्तीसगढ़, क्योंकि उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में 36 घर था। और वो किसका घर था दोस्तों? तो दलित चर्मकार थे, उन्हीं का घर था 36 ठो। तो इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, ऐसा उनका कहना है। और कई इतिहासकार ऐसे हैं जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ एक राज्य था छत्तीसगढ़ में, तो उसी से शब्द में बिगड़ करके छत्तीसगढ़ बना। और जो सर्वाधिक सर्वमान्य मत है वो ये है कि दोस्तों, कलचुरी राजपूत साम्राज्य था छत्तीसगढ़ में, तो उसी समय इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे। और वो 36 गढ़ इस प्रकार थे कि राज्य के रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 36 गढ़। इस तरह से गढ़ों के आधार पर हुआ सर्वाधिक मान्यता दिया गया छत्तीसगढ़ के नाम को लेकर के। तो यही जो तीसरे वाला मत है यही सर्वमान्य है। 18 गढ़ के अनुसार ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। और दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ है, तो इन दोनों गढ़ों के बीच में एक नदी पड़ता है। कौन सा नदी? शिवनाथ नदी, जो 18 गढ़ का विभाजन करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए। तो आइए दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ के काल विभाजन के बारे में जानते हैं। तो समय के अनुसार 13 काल में बांट सकते हैं छत्तीसगढ़ के काल विभाजन को। पहला पाषाण काल, वैदिक काल, महाकाव्य काल, उसके बाद जनपद काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, वाकाटक काल, गुप्त काल, उसके बाद क्षेत्रीय राजवंश काल और करचुरियों का काल, मराठा शासन। और मराठा शासन के बाद दोस्तों काल खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है ब्रिटिश शासन, जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर कब्जा किए और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन हुए और हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। तो इन सभी काल विभाजन को हम टॉपिक बाय टॉपिक पूरा देखेंगे विस्तार से, जो इम्पॉर्टेंट तथ्य है उसको। तो पहला आइए स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का उल्लेख दोस्तों रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर, दुर्ग आदि जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अवशेष मिले, पुरातात्विक पत्थर मिले, कुछ कहीं पर लेख वगैरह मिले, जो भी इस तरह से पाषाण काल में छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा है वैदिक काल, यानी कि वेदों के ज़माने में वेदों का समय था। तो उस समय उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रवेश व प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ, यानी कि आर्य यानी ब्राह्मण। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण आए थे छत्तीसगढ़ में। इसी उत्तर वैदिक काल के समय में आर्यों का
प्रवेश हुआ था छत्तीसगढ़ में, और प्रवेश के साथ साथ प्रसार हुआ, यानी कि छत्तीसगढ़ में फैले। जो कौशिकी नामक उपनिषद है उसमें छत्तीसगढ़ का जो विंध्य पर्वत है उसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो इस वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है, पुष्टि होता है। वैदिक साहित्य में नर्मदा का उल्लेख रेवा के रूप में मिलता है, यानी कि जो वर्तमान में हम नर्मदा नदी के बोलते हैं उसको उत्तर वैदिक में जो कई साहित्यकार हैं उन अपने रचना में क्या नाम दिया था दोस्तों, वो रेवा नाम दिया था। और तीसरा है महाकाव्य काल, रामायण महाभारत, इसको कम नहीं जानता। तो जो महाकाव्य है दो, रामायण और महाभारत, उसमें भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलेगा दोस्तों। और वहाँ आपको छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से उल्लेख नहीं मिलेगा, आपको पुराने ज़माने के नाम से उल्लेख मिलेगा दोस्तों। तो जो रामायण है वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है उसमें इस राज्य का उल्लेख कौशल राज्य के दो भाग, यानी कि उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, इस तरह से उल्लेख मिलता है, यानी कि इसमें भी पुष्टि होता है छत्तीसगढ़ राज्य का। और उत्तरी कौशल की राजधानी थी दोस्तों साकेत, जिसको अयोध्या बोला जाता है, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। दो राज्य थे रामायण में, दो राज्य बताया गया था छत्तीसगढ़ को, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, इस तरह से। और जो महाभारत है वेद व्यास की रचना है, इसके अनुसार प्राक कौशल के नाम से उल्लेख मिलता है छत्तीसगढ़ का, इससे भी पुष्टि होता है छत्तीसगढ़ राज्य का। चौथा है महाजनपद काल, और इन सभी तीनों कालों के बाद आया महाजनपद काल। तो बौद्ध थे, उनकी रचना थी एक अंगुतर निकाय, और जैन की रचना थी भगवती सूत्र। इसमें क्या था दोस्तों, 16 महाजनपदों यानी कि राज्य का उल्लेख मिलता है। पहले महाजनपद बोला जाता था राज्य का, तो 16 राज्य के बारे में उन्होंने लिखा। तो उनमें से एक था कौशल यानी छत्तीसगढ़, यानी कि दक्षिण कौशल जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, तो उसका उल्लेख इन लोगों ने अपने इन दोनों रचनाओं में किया था। तो इससे भी महाजनपद काल के दौरान भी छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल के दौरान इस क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र में मौर्य वंशी शासकों के अधीन था यह क्षेत्र। और मौर्य सम्राट अशोक ने दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती में स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और कुछ पहचान मिल जाते हैं जिससे सिद्ध होता है मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी के परकोटों वाले अनेक गढ़ मिले वर्तमान के, जिनका संबंध सीधे मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित आठवीं राज्य से जोड़ा जाता है, जो उसने अभिलेख लिखा। तो उसके अनुसार वैसे भी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर के क्षेत्र के जो आदिवासी निवासी हैं उनकी सामाजिक व्यवस्था को देख कर के ये पता चलता है मौर्य काल के सभ्यताओं के बारे में। और छठवां है सातवाहन काल। तो मौर्य साम्राज्य के पतन हुआ तो उसके बाद दक्षिण भारत में सातवाहन राज्य की पूरी तरह से स्थापना हो गया था। तो सातवाहन राजा था सातवाहन काल का अपिलक। तो उसकी जो एकमात्र मुद्रा भी छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान जिले रायगढ़ जिले के बालपुर के निकट महानदी से प्राप्त हुई। और अपिलक की मुद्रा की प्राप्ति से इस काल यानी सातवाहन काल में तत्कालीन सातवाहन के अधिकार की पुष्टि हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर और चकरबेड़ा से प्राप्त हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उन दिनों भी बिलासपुर काफ़ी समृद्ध था, धनी था। और 7वें नंबर में है वाकाटक काल। जब दक्षिण पथ स्वामी सातवाहनों की शक्ति क्षीण हुई, यानी कि सातवाहन काल में जो नरेश थे उनकी शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटकों ने इस राज्य में अपना कब्जा किया। तो वाकाटक नरेश प्रवर सेन विस्तारवादी था और उसने दक्षिण कौशल के समूचे क्षेत्र में कब्जा किया दोस्तों। तो सातवाहन काल के बाद वाकाटक ने कब्जा किया और वाकाटक की शक्ति भी क्षीण होने लगा। तो उसके बाद किसने कब्जा किया? गुप्तों ने कब्जा किया। और इस गुप्तों ने कब्जा किया उसके बाद पुनः वाकाटक ने फिर से कब्जा कर लिए। कहाँ पर? दक्षिण कौशल में। तो आपको पहले ज़माने में दक्षिण कौशल
से ही उल्लेख मिलेगा इस राज्य का। तो इस तरह से पुराने ज़माने में भी यहाँ जो जो राज किए थे शासक, उनका वर्णन मिलता है दोस्तों। और वाकाटक काल के बाद कौन सा काल आया? गुप्त काल। जिस समय दक्षिण भारत में वाकाटक शासन कर रहे थे, उसी समय उत्तर भारत में गुप्त काल भी शासन कर रहे थे। समुद्रगुप्त वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों कौन? समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का सबसे महान शक्तिशाली राजा था। वह साम्राज्यवादी था, अपने राज को विस्तार करना चाहता था। इस तरह से हमने गुप्त काल तक पढ़ लिया दोस्तों, और आगे जो काल हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, और आपको ऐसे वीडियो मिलता रहेगा जिसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। धन्यवाद।